नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम देवभूमि समाचार में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले जेपी नड्डा लाइव आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं हरिद्वार से, सुनवाते हैं आपको। रुक करेंगे खबरों की ओर। खबर टिहरी से है, जहां थत्यूड़ में एक जनसभा का आयोजन हुआ। आपको बता दें कि जनसभा में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। साथ ही मुख्यमंत्री धामी ने टिहरी की जनसभा को संबोधित भी किया। इस दौरान क्या कुछ कहा सीएम धामी ने, आइए आपको सुनवाते हैं। इसके साथ ही आप सभी जानते हैं कि इस बार हमने माननीय मोदी जी को फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाना है और उसके लिए इस लोकसभा क्षेत्र से भी भारी बहुमत से और बड़ी भारी बहुमत, अभी जोत सिंह जी ने कहा 18, 12 और 22, यही कहा। तो अब सारी विभूतियां हमारी सब एक साथ हैं। तो भाइयों बहनों, टिहरी लोकसभा क्षेत्र में अब मत थोड़ा देखिए, वो देहरादून में थोड़ा ज्यादा होते हैं, पहाड़ में थोड़ा कम होते हैं। पहाड़ की जो विधानसभा होती है उधर 1.5 लाख ख्याल से 1 लाख के आसपास वोट होंगे, 90,000, 1 लाख। तो जितने भी वोट मिले उसमें प्रतिशत हमारी धनोल्टी विधानसभा का सबसे ज्यादा होना। भाइयों बहनों, ये चुनाव मेरा चुनाव नहीं है, ये चुनाव आपका चुनाव भी नहीं है। ये चुनाव है इस बार देश को दुनिया का सिरमौर भारत बनाने का चुनाव है। इस बार विकसित भारत बनाने का चुनाव है। इस बार मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है और मतदान के रूप में दिए जाने वाला आपका जो आशीर्वाद है वो जन आकांक्षाओं के 70 भी देश से समाप्त हो गई। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग हो गया और भगवान आराध्य देव प्रभु श्री राम, जिनका नाम हम हर क्षण लेते हैं, हर पल लेते हैं। 2014 से पहले देश में केवल 6 एम्स थे, 6 एम्स। अब इनकी संख्या बढ़कर हो गई है 24 हो चुकी है। हमारे यहाँ ऋषिकेश में एम्स खुला है, दूसरा एम्स हमारे उत्तराखंड में उधम सिंह नगर में स्वीकृत हो गया है। 2014 तक देश में 723 विश्वविद्यालय थे और आज बढ़कर 1472 हो गए हैं, 1472। 2014 तक देश में कुल 16 IIT संस्थान थे, अब बढ़कर वो
आईआईटी संस्थान 23 हो गए हैं। 13 आईआईएम थे जो अब बढ़कर 20 हो गए हैं। 2014 में भारत की बिजली उत्पादन क्षमता 2.34 लाख मेगावाट थी, जो बढ़कर 4 यानी कि दुगने के लगभग ये 4.17 लाख मेगावाट हो गई है। 4,17,000 मेगावाट हो गई है। 2014 तक देश में गैस के कनेक्शन, एक समय आपको याद होगा गैस के कनेक्शन लेने के लिए भी क्या करना पड़ता था, कोटा लगता था। सांसदों का और विधायकों का तो खैर नहीं होता था, लेकिन सांसदों का कोटा लगता था। यह एक ऐसा लोकसभा चुनाव है जिसमें जहां एक ओर भ्रष्टाचारी हैं और भ्रष्टाचार पर कार्रवाई रोकने के लिए आज वो लामबंद हो रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण, इसको बचाना है। कुछ लोग इसके संरक्षण के लिए, इसकी रक्षा के लिए आगे आ रहे हैं। और मोदी जी कह रहे हैं कि हर एक भ्रष्टाचारी पर कार्रवाई करूंगा, न खाऊंगा न किसी को खाने दूंगा। भाइयों बहनों, देश को सशक्त, समृद्ध और शक्तिशाली बनाने के लिए इतने सारे उन्होंने निर्णय लिए जिसके बारे में मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई हैं, उसको मैं नहीं कहना चाहता। उत्तराखंड के अंदर भी आपने पहली बार, उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार एक जो मिथक था, एक परिपाटी थी कि हर बार चुनाव होता है और सरकार बदल जाती है। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी देहरादून से लाइव आ रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं मुख्यमंत्री, सुनवाते हैं आपको। जिसको जाना है सुमित उनको जाने दो, जिनको बैठना है उनको बैठा दो। टिहरी लोकसभा के प्रभारी और हमारे प्रदेश के आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष, जो पूरे चुनाव में, पूरे इस लोकसभा के चुनाव के प्रभारी के नाते पूरे समन्वय का काम कर रहे हैं, पूरा कार्यकर्ताओं के बीच में लगातार संपर्क कर रहे हैं। आदरणीय विनय रोहेला जी, संस्कृति विभाग की उपाध्यक्ष, आदरणीय मधु भट्ट जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष युवा मोर्चा नेहा जोशी जी, महामंत्री विजेंद्र थपलियाल जी, हमारे वरिष्ठ नेता श्री विनय गोयल जी, मंडल अध्यक्ष अंजू बिष्ट जी, विनोद शर्मा जी, महानगर कार्यालय प्रभारी मनवीर विधाना जी, विधानसभा विस्तारक श्री उदय सिंह पिंडूर जी, हरीश कोहली जी, शेखर नोटियाल जी, संतोष कोठियाल जी, विनोद रावत जी, प्रदेश अध्यक्ष किसान मोर्चा श्री जोगेंद्र पुंडीर जी, आज संयोजक विधानसभा डॉक्टर ओपी कुलश्रेष्ठ जी और श्री सुमित पांडे जी, मंडल के अध्यक्ष, एवं मंच पर आसीन हमारे सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण, सभी नेतागण, सभी पार्षदगण, सभी हमारे विभिन्न विभिन्न संस्थाओं के आए हुए सभी हमारे प्रधान, सभी प्रतिनिधिगण उपस्थित, भाइयों एवं बहनों, मेरी बुजुर्ग माताएं, बहनें, सभी नौजवान साथियों, मीडिया के हमारे मित्रों, मैं सबसे पहले तो आज आप सबके यहाँ पर पधारने पर मैं आप सबका अपनी ओर से बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, देहरादून उत्तराखंड राज्य की राजधानी होने के साथ साथ इसको देवभूमि का भी गौरव प्राप्त है और हम सब का सौभाग्य है कि हम सब लोग देवभूमि में किसी न किसी रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मैं आज इस मौके पर इस सभा में मौजूद सभी के आदर से और हम सब के बीच में जिन्होंने एक लंबा कालखंड और दशकों तक इस देहरादून क्षेत्र की, पूरे प्रदेश की सेवा करी, आदरणीय हरबंश कपूर जी, स्वर्गीय हरबंश कपूर जी, उनको भी मैं आज नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं कि भाइयों बहनों, ये जो कैंट विधानसभा है, ये कैंट विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जिसको कि अमेध
किला है जो कई दशकों से लगातार भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद देता आया है और आगे भी देता रहेगा। मैं आप सबके उत्साह को देखकर मेरे नौजवान युवा साथी अभी मुझे वहां बल्लूपुर चौक से पहले जब मिले थे, उनके अंदर जिस प्रकार का उत्साह था, जो ऊर्जा और उमंग थी, जो जोश और जुनून था, मैं कह सकता हूं कि कैंट विधानसभा इस बार भी विनय जी, इस बार के चुनाव में भी कैंट विधानसभा की जो लीड है वो सबसे अधिक होगी, मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है। पंडित जी कह रहे हैं 51,000। भाइयों बहनों, हमें हमारी प्रत्याशी माला लक्ष्मी शाह जी को इस बार अपना मत और समर्थन देना है। तो देवों की भूमि उत्तराखंड में भाजपा पूरे जोरों शोरों से प्रचार प्रसार करने में जुट गई है। आपको बता दें कि 2 दिवसीय दौरे पर आए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हरिद्वार में लोगों से जनसमर्थन मांगा। साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हरिद्वार पहुंचकर माया देवी मंदिर आश्रम प्रांगण में साधु संतों से संवाद कर उनका आशीर्वाद दिया। इस दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। आज से 10 साल पहले हम कहीं न कहीं हीन भावना से ग्रसित हो रहे थे। हमारा नेतृत्व वह दिशा, वह दृष्टि, वो दिशा नहीं दे पा रहा और इसीलिए हम सब लोग जानते हैं कि एक ऐसा दौर आया जब भारत पिछड़ता हुआ दिखा, इसकी आध्यात्मिक शक्ति क्षीण होती हुई दिखी और नेतृत्व का बल कभी भी सात्विक शक्तियों को नहीं मिला। इस कारण से धीरे धीरे भारत पिछड़ता हुआ दिख रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में एक बदलता दौर हमने देखा और जब हम बदलते दौर की बात करते हैं तो भू की राजनीति से लेकर विदेश नीति तक हर जगह भारत का परचम प्रधानमंत्री मोदी जी ने लहराया और भारतीय विचारधारा को, सात्विक विचारधारा को आगे बढ़ाया है। हम यह भी देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 21वीं शताब्दी भारत की जागृत अवस्था की शताब्दी बन रही है। यानी भारत अब जागृत अवस्था में हमको दिख रहा है और इसीलिए यही तभी संभव हो पाया है कि हम 500 साल के संघर्ष के पश्चात जिस लड़ाई की शुरुआत और उसकी नींव इसी हरिद्वार की पूज्य भूमि पर रखी गई थी, उसको साकार होते हुए 500 साल के संघर्ष के बाद हमने रामलला का प्राण प्रतिष्ठा देखी और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हमने देखी और रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान हुए। हम जानते हैं बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए लाखों यजमान, लाखों उनके अनुयायी दक्षिण से बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए काशी में अनादिकाल से आ रहे थे, अनादिकाल से। लेकिन हमने ये दौर भी देखा कि राजनीतिक छोटे संकुचित विचार के कारण लोगों ने उत्तर और दक्षिण के बीच में खाई पैदा करने की कोशिश की। लेकिन भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने काशी तमिल महासंगम करा करके एक स्थायी रूप दिया कि उत्तर और दक्षिण एक है, भारत माता एक है और भारत माता के नेतृत्व में हम चल रहे हैं। कि जब हम कहते हैं कि भारत का जागृत अवस्था का मोदी जी के नेतृत्व में भारत की जागृत अवस्था हमको दिख रही है, तो हमने वो सुषुप्त अवस्था भी देखी है और मैं सुषुप्त अवस्था की बात भी करना चाहता हूं। जब माउंटबेटन ने जवाहरलाल नेहरू से पूछा कि हम सत्ता का हस्तांतरण कर रहे हैं, तो सत्ता के हस्तांतरण करने की विधि आपके संस्कृति में क्या है? तो हमारे सात्विकता से और संस्कृति से दूर रहने वाले उस समय के प्रधानमंत्री ने कहा, हमारे यहां कोई व्यवस्था नहीं। उस समय सी राजगोपालाचारी जी ने कहा कि नहीं, हमारे यहां व्यवस्था है।
केदारनाथ का पुनर्निर्माण हो, बद्रीनाथ का पुनर्निर्माण हो, आदि शंकराचार्य जी की मूर्ति को पुनर्स्थापित करने की बात हो, जैसा मैंने कहा कि महालोक की स्थापना उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में हो, और इसी तरीके से जीर्णोद्धार का कार्यक्रम किया गया है। और आज मुझे ये भी खुशी है कि उत्तराखंड में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा मानसखंड मंदिर माला मिशन के तहत जागेश्वर धाम अल्मोड़ा, हाट कालिका पिथौरागढ़ और नैना देवी नैनीताल, इनका भी पुनर्जागरण और पुनर्निर्माण का कार्य चल रहा है। बुलेटिन में रुके एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मेरे साथ रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया है। तो लोकसभा चुनाव को लेकर घोषणा पत्र जारी किया है कांग्रेस ने। सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह घोषणा पत्र जारी किया है और इस घोषणा पत्र को न्याय पत्र के नाम से इसे जारी किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, घोषणा पत्र में इस बार 25 तरह की गारंटी दी गई है। 25 तरह की गारंटी का जिक्र किया गया है इस घोषणा पत्र में, जिसे न्याय पत्र के नाम से इसे प्रकाशित किया गया है। और देश में बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है, ये चिदंबरम का कहना है। संस्थाओं पर बड़े सवाल खड़े किए जा रहे हैं। 10 साल में देश को बहुत नुकसान हुआ है, ये कहना है चिदंबरम का। ये सरकार अमीरों द्वारा अमीरों वाली सरकार है और अग्निवीर योजना को हटाने की मांग की गई है। युवाओं के रोजगार का जिक्र किया गया है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, दिल्ली से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर देश में बेरोजगारी की समस्या और तमाम संस्थाओं पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तो कांग्रेस के न्याय पत्र में क्या क्या बातें मैं आपको बताता हूं। 48 पेज का यह घोषणा पत्र है जो जारी किया गया है और युवा, महिला, मजदूर और किसान पर खास फोकस किया गया है इस घोषणा पत्र में। मजदूरी को 400 रुपए हर दिन करने का ऐलान किया है। गरीब परिवार की महिला को साल में 1 लाख रुपए सालाना दिया जाएगा। एमएसपी को कानून बनाने का वादा किया गया है। तो घोषणा पत्र में जाति जनगणना कराने का जिक्र किया है, जिसका लगातार राहुल गांधी बात करते रहते हैं। वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और दिव्यांगों के लिए पेंशन बढ़ाई जाएगी और पेंशन को बढ़ाकर न्यूनतम 1000 रुपए महीने करने का दावा किया गया है। 30 लाख नौकरियों का वादा किया गया है। तो कांग्रेस के न्याय पत्र में ये बड़ी बड़ी योजनाएं हैं। 48 पेज का यह घोषणा पत्र है जिसे जारी किया गया। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी संवाददाता तुषार गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए देहरादून से। तुषार, ये जो घोषणा पत्र जारी किया है कांग्रेस की तरफ से, क्या कुछ खास बातें हैं? देखिए, बिल्कुल उत्तराखंड में अगर बात की जाए, पूरे देश भर में अगर बात की जाए तो कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र घोषित कर दिया है और इसके बाद जो तैयारियां है पार्टी स्तर में इसे जन जन तक पहुंचाने की, वो शुरू हो चुकी है। भाजपा से पहले जो कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि जिस तरह से हमारे प्रत्याशी लेट हुए हैं, स्टार प्रचारक लेट हुए हैं, लेकिन हमारा घोषणा पत्र पहले आया है। और सबसे महत्वपूर्ण इसमें यह है कि अग्निवीर योजना को ख़त्म किया जाएगा अगर कांग्रेस की सरकार आएगी, और साथ साथ MSP को कानून बनाया जाएगा। 30 लाख नौकरियां युवाओं को दी जाएगी और साथ साथ 1 लाख रुपए महिलाओं को हर साल दिए जाएंगे। साथ साथ जो दिव्यांग हैं, जो पिछड़े हैं, उन्हें गरीबों को जो पेंशन है उनकी बांधी जाएगी। तो ये सब वादे प्रदेश की जनता से किए हैं, देश की जनता से कांग्रेस ने किए हैं। और इसी के तहत उत्तराखंड की लिहाजे से मैं बात करूँ तो अग्निवीर योजना के तहत यहाँ पर जो युवा हैं काफ़ी परेशान हैं। कुछ युवा अग्निवीर योजना को सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो युवा हैं अग्निवीर से परेशान नज़र आ रहे हैं और इसी के तहत ये मैनिफेस्टो में रखा गया है। और अगर मैं बात करूं तो महंगाई और जिस तरह से बेरोज़गारी के बारे में कांग्रेस लगातार मुखर होती है, और उसी के तहत ये पूरा मैनिफेस्टो बनाया गया है। वहीं अगर मैं बात करूं जो के बारे में, जो किसान हैं उनको सुनिश्चित करने की बात की जा रही है, क्योंकि लगातार जो किसान हैं वो MSP की मांग कर रहे हैं और उसी के तहत MSP
को कानून बनाया जाएगा। कांग्रेस की सरकार आई, इस दौरान उन्होंने कई आरोप इसमें लगाए कि 10 सालों में जो विकास है उसकी धारा को कम किया गया है, विकास बहुत कम हुआ है। लेकिन जब कांग्रेस की सरकार आएगी उसमें अत्यधिक विकास देखने को मिलेगा। तो सभी वर्गों की बात की गई है इस घोषणा पत्र में और कोशिश ही की जा रही है कि हर वर्ग को जोड़कर कांग्रेस 2024 का लोकसभा चुनाव है वो जीत सके। जी तुषार, इसमें किसानों का जिक्र है, महिलाओं का जिक्र है, युवाओं को लुभाने की कोशिश की गई है, तो हर वर्ग को साधने की कोशिश की गई है इस घोषणा पत्र से, ये मालूम चल रहा है साफ साफ। तो क्या कांग्रेस इन तीनों को, युवाओं को, महिलाओं को और किसानों को, ये घोषणा पत्र इंपैक्टफुल साबित होगा? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से महिलाओं, बेरोजगार और साथ साथ युवा हैं और जिस तरह से आपने कहा कि जो किसान वर्ग है, इन तीनों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। युवाओं को रोज़गार देने की बात कांग्रेस कर रही है, 30 लाख नौकरी हर साल देने की बात कांग्रेस द्वारा की जा रही है उनके टर्म पे। महिलाओं की बात की जाए तो महिलाओं को सशक्त करने की बात की जा रही है। उत्तराखंड में भी अगर मैं बात करूँ तो महिलाओं को लेकर जो सुरक्षा को लेकर हमेशा से यहाँ पर वार्ता उठती है। कांग्रेस लगातार जो राज्य सरकार है उन पर आरोप लगाती हुई नजर आती है। केंद्र में जितनी भी सरकार है महिला सशक्तिकरण के बारे में बातें करती है, लगातार आरोप सत्ताधारी सरकार पर लगाए जाते हैं। तो उसी के तहत महिला सशक्तिकरण के लिए भी बात की गई है। महिलाओं के लिए कई कानून लाए जाएंगे इसमें। तुषार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज देहरादून दौरे पर पहुंचे हुए हैं, जहां जोली ग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचने पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने उनका जोरदार स्वागत किया। आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अपनी धर्मपत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़ के साथ देहरादून पहुंचे। इस दौरान राज्यपाल और राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने उपराष्ट्रपति और उनकी पत्नी को माता की चुनरी ओढ़ाकर देवभूमि आगमन पर स्वागत किया। इसके साथ ही उपराष्ट्रपति को चारधाम यात्रा पर आने का निमंत्रण भी दिया गया। साथ ही एयरपोर्ट पर उतरने के बाद उपराष्ट्रपति का काफिला मसूरी के लिए रवाना हुआ। तो देवभूमि समाचार में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।